अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लिया गया है। सबसे पहले हम इसमें MCQs देख लेते हैं। MCQs में सबसे पहला MCQs आता है कि बेसिक इज़ आ। इस MCQs को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बेसिक लैंग्वेज का जो हम यूज़ पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 2 में होगा। हम चैप्टर नंबर 2 में इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि बेसिक से रिलेटेड हम 9th में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस MCQs को आपके चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड किया गया है। तो बेसिक इज़ आ, बेसिक क्या है? एक तो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद होता है इंग्लिश जैसे अल्फाज। लो लेवल लैंग्वेज से मुराद होता है ऐसी ज़ुबान जो कंप्यूटर के करीब और इंसानी ज़ुबान से दूर होती है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? ऐसी लैंग्वेज जो मतलब निमोनिक्स वर्ड से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम लिखते हैं, जमा के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सम, माइनस के लिए सब। तो इस किस्म के अल्फाजों को समझती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी? ऐसी लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप है। वैसे असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो बेसिक में हम जैसे जब हमने पिछले लेक्चर्स में इसे थोड़ा डिस्कस किया था, तो बेसिक में हमने पढ़ा था कि इसमें हम लोग प्रिंट वगैरह जैसे अल्फाजों को यूज़ करेंगे। तो वो कौन से अल्फाज हैं? वो इंग्लिश जैसे अल्फाज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा MCQ इसमें आता है, हाउ मैनी पॉसिबल सोल्यूशन आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम, कि एक मसले को जब आप हल करते हो उसके कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि एक प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं तो उसके लिए कितने किस्म के सोल्यूशन निकलते हैं। 1 सोल्यूशन नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, बल्कि ऑल सोल्यूशन, या आप यूँ कह सकते हैं मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो हमारे पास मैनी सोल्यूशन उसके अक्कर होते हैं, उनमें से हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मैनी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर टू, अपग्रेडेशन का यहाँ पर मतलब होगा, अपग्रेडेशन यहाँ पर हम कहेंगे बेहतरी को, प्रोग्राम को बेहतर बनाने को अमल को हम कहेंगे। तो इसको हम भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो अपग्रेडेशन है या अपने प्रोग्राम को बेहतर कब बनाते हैं। तो इसका पहला MCQ है प्रोग्राम इन्हेंसमेंट। तो प्रोग्राम इन्हेंसमेंट का मतलब होता है प्रोग्राम को बेहतर करना। प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम की शिनाख्त करना, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। प्रोग्राम डेवलपमेंट, किसी प्रोग्राम की कोडिंग को लिखना या उसको डेवलप करना, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि प्रोग्राम को जब आप बना लो उसको इंस्टॉल करके या लागू करके देख लो, तो इसका मतलब ये है। लेकिन लास्ट 3 यानी कि B, C और जो D है ये हमारे अपग्रेडेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इन्हेंसमेंट जो है वो अपग्रेडेशन से रिलेटेड होगा कि हमारे पास कुछ पुराना डाटा रहे और कुछ नया डाटा आके इसमें एडिटिंग होती जाए इसमें, तो वो हमारे पास अपग्रेडेशन के तौर पर आता है, यानी कि हमारे प्रोग्राम को हम बेहतर बनाते हैं, तो वो हमारे पास है इन्हेंसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम, वो कहते हैं कि एक एल्गोरिदम इनमें से कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं। जब हमने एल्गोरिदम वाली लेक्चर्स को अगर आप लोगों ने पढ़ा है, उसे सुना है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एल्गोरिदम के जो प्रोसेस होते हैं या कोई टास्क जब एल्गोरिदम परफॉर्म करवाता है तो वो 3 स्टेप से गुजरता है, इनपुट से, प्रोसेस से और फिर आउटपुट से। जब ये तीनों करेक्ट होती हैं उसके बाद आपके पास जो एक एल्गोरिदम होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। अगर इनपुट सही गई है, उस पर प्रोसेसिंग सही हुई है और उसका आउटपुट सही आया है, तो हमारे पास एक परफेक्ट एल्गोरिदम निकलती है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये तीनों ही जवाब में है। तो D में हमारे पास आल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम आल लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है टाइपोग्राफिकल एरर इन अ बेसिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे आप लोगों ने कमेंट में पूछा है कि टाइपोग्राफी जो है या टाइपोग्राफिकल जो एरर है वो किस किस्म का एरर है। तो कमेंट में पूछे गए उस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पर भी आता है। तो टाइपोग्राफिकल में होता है रन टाइम एरर है ये,
तो रन टाइम एरर ये नहीं हो सकता। टाइपोग्राफिक बेसिकली टाइप करना या लिखने के मायनों में आ रहा है यहाँ पर, तो रन टाइम एरर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये कब होता है, जब हम कोई रॉन्ग फंक्शन जो होते हैं अपने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाएं, ऐसा हम उससे ऑपरेशन परफॉर्म करवा लें जो इररेलेवेंट होता है, जिसका जवाब इन्फिनिट आता है, तो वो हमारे पास रन टाइम एरर होता है, जो एग्जीक्यूशन के दौरान अक्कर होता है। लॉजिकल एरर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यूज़र की मिस्टेक से ही अक्कर होता है। सिंटैक्स एरर ये हो सकता है क्योंकि इसमें हम सिंटैक्स की गलती करते हैं, यानी कि ग्रामर की गलती करते हैं, तो तब ये अक्कर होता है। डी का ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, वो है एग्जीक्यूशन एरर, तो ये एरर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास सिंटैक्स एरर हम पढ़ चुके हैं, तो टाइपोग्राफिकल एरर जो है वो सिंटैक्स एरर है, ग्रामर की गलती की वजह से अक्कर होना। इसके बाद हमारे पास आता है द डायमंड सैम्बल रिप्रेजेंट द, कि डायमंड सैम्बल जो होता है वो किस चीज़ के को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टॉपिक को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यानी कि फ्लो चार्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि जो सैम्बल्स हैं वो फ्लो चार्ट के हमने देखे थे। तो इसमें देख लेते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए हम डिसीजन सैम्बल कह लो, डायमंड सैम्बल कह लो, डायमंड सैम्बल को हम यूज़ नहीं करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड सैम्बल यूज़ करते हैं, यानी कि मेरे पास अगर दो चॉइस हैं कि एक मेरी, अगर मैं कहूँ मेरा आंसर करेक्ट है तो वो ट्रू हो जाए, अगर रिज़ल्ट गलत फॉल आ रहा है तो वो दूसरी तरफ एरो मूव कर जाए, यानी कि डायमंड सैम्बल के को हमने डिटेल में पढ़ा था कि डायमंड सैम्बल में एक फ्लो लाइन एंटर होगी और दो फ्लो लाइन आउट होंगी, जिसका मतलब होगा कि एक से आपके पास डिसीजन आ रहा है और दो तरफ आपके ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट जो होंगी वो आउट होंगी। तो डिसीजन मेकिंग यानी कि जब आप ट्रू या फॉल्स किसी में से कोई एक चीज़ को चलाना चाह रहे हैं तो तब हम डायमंड सैम्बल को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रोसेसिंग है, तो डायमंड सैम्बल प्रोसेसिंग के लिए नहीं आता, उसके लिए हम रेक्टेंगुलर सैम्बल को यूज़ कर रहे होते हैं। रिमार्क के लिए भी हम डायमंड सैम्बल यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन बाय ज़ीरो इज़, कि जब आप किसी नंबर को ज़ीरो पर डिवाइड करो तो वो कौन सा एरर अक्कर करेगा या इसका क्या मतलब होगा। तो हम ये प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंटैक्स एरर ये नहीं होगा क्योंकि ग्रामेटिकली ये मिस्टेक नहीं होती है। लॉजिकल एरर नहीं है क्योंकि पोर लॉजिक की वजह से ये एंटर नहीं हुआ था। रन टाइम एरर है क्योंकि इसका जवाब हमेशा इन्फिनिट आएगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में से अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा रन टाइम एरर। Which of the following document describe the various feature of the software and the way it is used? वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट है जो किसी यूज़र को जब वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है उसकी मदद करती है कि आप उससे सीख सको कि फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोग अपना मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो तो आपको एक नोटबुक मिलती है या एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको देखकर आप अपने स्मार्टफोन्स को चलाना सीखते हो, तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन होती है जिससे आप उसके इनर के सॉफ्टवेयर को चलाना सीखते हो। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये हमारे पास नहीं है क्योंकि ये यूज़र की स्पेसिफिकेशन पर हम लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज़र की कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन आ रही हैं, इसमें हम वो लिखेंगे। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर या हमारे सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम आई हैं, वो हम नहीं यूज़र के हैंड ओवर करते। उसके अलावा यूज़र मैनुअल, ये हम कह सकते हैं यूज़र मैनुअल से मुराद होगा कि हमने एक डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे जो यूज़र को हेल्प करेगा कि वो अपने सॉफ्टवेयर के फ़ीचर्स को या मुख्तलिफ फ़ीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सके, तो उसके लिए हम यूज़र मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। एल्गोरिदम रॉन्ग आंसर है, हमें पता है ये फिनिट सेट ऑफ स्टेप होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यूज़र मैनुअल था। उसके बाद हमारे पास आता है एल्गोरिदम इज़ा। एल्गोरिदम क्या है? तो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमने एनालाइज वाला जब यूज़र रिक्वायरमेंट्स वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो उस वक्त हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया था जिसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, तो एल्गोरिदम एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, हमारे स्टेप्स लिखते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के या प्रोग्राम के बारे में, तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हम इसे कहेंगे। टेस्ट डॉक्यूमेंट ये नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग नहीं करता। यूज़र गाइड हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि एल्गोरिदम कोई भी यूज़र गाइड हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा। द टेक्निक डिवाइड एंड कन्क्योर इज़ यूज टू सोल्व, कि डिवाइड एंड कन्क्योर जो है
ये मतलब किस किस्म की प्रॉब्लम को या कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम इसे सोल्व करते हैं, तो या यूं कह लें कि ये किस किस्म की प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। तो सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करती है, नहीं डिवाइड एंड कॉन्क्योर सिंपल प्रॉब्लम सोल्व नहीं करती, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसको ये सोल्व करती है। लार्ज प्रॉब्लम है तो लार्ज प्रॉब्लम को भी हमारी जो डिवाइड एंड कॉन्क्योर है ये सोल्व करती है। तो कम्प्लेक्स एंड लार्ज इसके दो हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो करेक्ट हो सकते हैं। तो हम डी में भी देख लेते हैं क्या है। तो कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम, तो हम यूं कह सकते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी और लार्ज प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब हम देख लेते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है और मुख्तलिफ किस्म के इसमें एरर कौन से होते हैं। रन टाइम एरर क्या है उसकी एग्जांपल दें। लॉजिकल एरर क्या है उसकी एग्जांपल दें। सिंटैक्स एरर क्या है उसकी एग्जांपल दें। डेस्क चेकिंग क्या है उसकी एग्जांपल दें। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है उसको आप एक्सप्लेन करें या उसको आप डिस्कस करें। उसके बाद आता है व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है और व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होती है और व्हाट इज़ द डिफरेंट सैम्बल ऑफ द फ्लो चार्ट। के एक फ्लो चार्ट क्या है और उसके मुख्तलिफ किस्म के सैम्बल्स कौन कौन से हैं वो आप डिस्कस करें। उसके बाद आता है व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या है और फ्लो चार्ट की लिमिटेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट इज़ डेस्क चेकिंग। तो डेस्क चेकिंग की एग्जांपल आप नहीं देंगे बल्कि यहाँ पर होगा व्हाट इज़ डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होती है इसकी जस्ट डेफिनेशन होगी। अगर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड भी डेस्क चेकिंग में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पहला होगा व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड राइट इट्स प्रोसेसिंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जितने हमने 9 स्टेप पढ़े थे सीक्वेंस से वो क्वेश्चन। व्हाट इज़ डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है और इसकी टाइप कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है और इसके एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन क्या है। ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पढ़ लिए जो आपकी एक्सरसाइज से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं ये हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्लो चार्ट की कुछ एग्जाम्पल्स को। उन एग्जाम्पल्स के अंदर से भी एक क्वेश्चन आपके पास अक्कर होगा जो मैं उस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। उस लेक्चर को आप लोग सीन कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त